शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी तस्वीर के साथ। चुनावी माहौल है, चारों तरफ चुनावी रंग बिखरे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में थे, उनकी एक नई तस्वीर देखी। पीएम मोदी झालमुड़ी की दुकान पर पहुंचे और झालमुड़ी खरीदी पीएम ने। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10 पीस। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झालमुड़ी खाएगा? खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। बढ़िया बनाओ। प्याज खाते हैं आप? हाँ, प्याज खाते हैं? हाँ, प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। हम तो ये आपका पुरानी चीजें खाने आए हैं। हाँ, अरे यही खाएंगे। हाँ, जाल ज्यादा है, कोई बात नहीं, ज्यादा है तो ज्यादा खाएंगे। बढ़िया बनाए। चलो भाई, हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। झारग्राम। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10 पीस। हाँ, जो भी है बना दो। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के झारग्राम में थे, जहां वो झालमुड़ी खरीद रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की पहली बड़ी खबर है ईरान की गोलीबारी और भारत का गुस्सा भारी। ईरान की गन बोट्स ने जहाजों पर अटैक किया, जो समंदर में ऑयल बोट्स थे, गैस की जो वेसल्स थे, उस पर अटैक किया ईरान ने। इसमें भारतीय शिप भी शामिल हैं। 2 भारतीय जहाजों पर ईरान की तरफ से हमला किया गया और हमले के बाद भारतीय जहाज से देखिए, जो भी नाविक था उसने बताया कि हम पर हमला क्यों कर रहे हो। Sanman Herald, Sepa Navy, you get me clearance to go. Sepa Navy, this is Motorenga Sanman Herald, you get me clearance to go. My name second on your list. You get me clearance to go. You are fighting now. Let me turn back. सेपाह नेवी, मोटर टैंकर सनमार हेराल्ड, सेपाह नेवी। आपने मुझे परमिशन दी थी, आपने मुझे जाने की अनुमति दी। सेपाह नेवी, ये मोटर टैंकर सनमार हेराल्ड है, आपने मुझे जाने की इजाजत दी है। मेरा नाम आपकी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है, आपने मुझे जाने की मंजूरी दी थी, फिर भी अब आप गोलीबारी कर रहे हैं। मुझे वापस मुड़ने दीजिए। तो भारतीय जहाज पर अटैक हुआ। भारतीय नाविक उसके बाद बोल रहा है कि आपने हमें जाने की इजाजत दी थी, उसके बाद यह अटैक क्यों हुआ। और उसके साथ एक और जहाज जो मौजूद था, भाग्यलक्ष्मी ने भी यही बात दोहराई है। भाग्यलक्ष्मी से कहा गया यहां से जाइए। Iranian Navy, this is Bhagyalakshmi. Go ahead, sir. I read you loud and clear. Good evening, sir. This is Iranian Sepa Navy. Ready, watch and pass from that is forbidden. And there is no any permission for you to use from over the strait. You are ordered to go back to departure immediately. You are ordered to go back to. ईरानी नौसेना, यह भाग्यलक्ष्मी जहाज है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आवाजाही पर अभी भी रोक है। आप यहां से तुरंत अपने पोर्ट पर लौट जाएं। ठीक है, मैं आपकी बात दोहराता हूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है। आपको हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत नहीं है। ओके सर। जी सर। तो ये सब कुछ हुआ जब भारतीय जहाजों पर अटैक हुआ। जिस हॉर्मुज रूट को लेकर दुनिया भर में चर्चा और तनाव है, जिस
हॉर्मूज से सबसे ज्यादा भारतीय जहाज आ रहे थे। वहां ईरान की सेना ने 2 भारतीय जहाजों पर हमला किया। एक जहाज जग अर्नब सऊदी अरब से भारत की ओर आ रहा था, जबकि सनमार हेराल्ड 20 लाख बैरल तेल लेकर इराक से आ रहा था। इन दोनों के बाद 3 और भारतीय जहाज हॉर्मूज से निकलने वाले थे, लेकिन अचानक ईरानी सेना की बोट्स ने गोलीबारी शुरू कर दी। भारतीय जहाज सनमार हेराल्ड की कैप्टन ने ईरानी सेना को फटकार लगाई, कहा आपने हमें इस रास्ते से जाने की इजाजत दी है, फिर हम पर हमला क्यों कर रहे हैं? हमारे जहाज को हरी झंडी मिली है, लिस्ट में दूसरे नंबर पर हमारा जहाज था, फिर अचानक हमारे सनमार हेराल्ड जहाज पर गोलीबारी क्यों की गई? ईरानी नेवी ने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन समंदर में फायरिंग करते रहे। हमले में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन एक जहाज के शीशे टूट गए। भारतीय कैप्टन ने जहाज और उसमें सवार लोगों की सुरक्षा को अहमियत दी है, और इसके बाद भारत के 4 जहाज हॉर्मूज से आगे बढ़ने की बजाय वापस लौट गए। और यह सब हुआ हॉर्मूज खोलने के ईरान के ऐलान के 24 घंटे के अंदर, जबकि देश गरिमा नाम का तेल टैंकर हॉर्मूज से सुरक्षित निकल गया है। और इस तरह भारत के 10 जहाज अब तक हॉर्मूज को पार कर चुके हैं, लेकिन 14 जहाज अब भी समंदर में फंसे हुए हैं, भारत नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि हॉर्मूज खुला है या बंद है, इसे लेकर ईरान का रुख साफ नहीं है। यह है स्थिति। अब आपको बताऊं, जिन भारतीय जहाजों पर अटैक हुआ वो हॉर्मूज के पास थे, पार करने की कोशिश कर रहे थे, गन बोट से हमले हुए, लेकिन कहां से आ रहे थे वो जहाज? ये मैप आप देख रहे हैं, ये ईरान का नक्शा है, ये हॉर्मूज है। यूएई से आ रहा था एक जहाज जिस पर अटैक हुआ। उस दौरान यूएई से जैसे ही ये वेसल आगे बढ़ा और इस पर अटैक हुआ। दूसरा जहाज देखिए कहां से आ रहा था, इराक से ये जहाज आ रहा था तेल लेकर, और जैसे ही ये भी हॉर्मूज पर पहुंचा और इस पर अटैक हुआ। और अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं इस पर। देखिए, कल विदेश मंत्रालय ने ईरान के राजदूत को तलब किया और भारत की चिंताओं से उन्हें अवगत कराया कि हॉर्मूज के रास्ते जो भी हमारे जहाज आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। भारत सरकार इस बात को लेकर के बहुत ही सचेत है, और जब जब कोई भी एक्शन की बारी आएगी तो सरकार कोई भी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। ये ऐसा मुद्दा है, राष्ट्रीय हित का मुद्दा है। इस पर हमारा भी स्टैंड यही है कि जितने नागरिक वहां हैं उनकी सुरक्षा सरकार मुहैया कराए, बातचीत करे, और जितने शिप हैं उनकी सकुशल वापसी के लिए प्रयास करे। भारत सरकार ने इस बहुत ही गंभीरता के साथ इस घटना को लिया और ईरानी दूतावास को तलब करके अपनी कड़ी आपत्ति भी दर्ज करे। ईरान की ओर से भी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई हैं। भारत और ईरान के रिश्ते बेहद आत्मीय रहे हैं और एक दूसरे के हितों की रक्षा वो करते रहे हैं। इस संकट का भी जरूर सकारात्मक समाधान निकला है। पर हमारे एम्बेसी को तत्काल तलब करना चाहिए, ईरान के एम्बेसी को, कि ये सब क्या हो रहा है। एक तरफ एक भिखमंगा जैसा देश पाकिस्तान वो मध्यस्थता कर रहा है, वो मेडिटेशन कर रहा है, वो बिचौलिया की बात कर रहा है, और हम इतने पावरफुल विश्व गुरु हैं। अरे हम गुरु तो तब होंगे जब हमको कोई अपना गुरु माने। हम लोग खुद ही गुरु बनने जाएंगे तो कोई चेले भी तो होने चाहिए 10-20 हमारे पास। अब देखिए जरा, ईरान के जिन गन बोट्स ने अटैक किया वो गन बोट्स हैं कौन सी? ये है वो गन बोट्स जिनसे अटैक किया गया है ईरान की तरफ से। हॉर्मूज में ईरान के खतरनाक हमलावर बोट तैनात हैं। ऐसे 1500 से ज्यादा बोट्स यहां तैनात किए गए हैं जो झुंड में दुश्मनों पर हमला कर सकती हैं। ईरान की ये बोट आकार में छोटी हैं, लेकिन समंदर में बड़े जंगी जहाजों का काल बन सकती हैं। इसकी लागत भी बहुत कम होती है और ईरान की IRGC इसकी देखरेख करती है। इनकी ताकत इसकी बिजली जैसी फुर्ती में। ईरान के पास अलग अलग श्रेणियों की ऐसी घातक नावें हैं। ये दूर से ही दुश्मन के टैंकरों को उड़ा सकती हैं। ये हल्की एंटी शिप मिसाइलों से लैस होती हैं। ये नावें हिट एंड रन मिशन के लिए माहिर होती हैं। ये रडार की नजर से बचने में सक्षम है। सुइसाइड ड्रोन बोट्स कामिकाजे ड्रोन की तरह दुश्मन पर हमला करती हैं। अकेले एक नाव अमेरिकी युद्धपोत का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन ईरान इनका इस्तेमाल झुंड में करता है।
जिसमें दर्जनों नाव एक बड़े जहाज को घेर लेती हैं। इससे जहाज का डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है, दोस्त और दुश्मन की नाव पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही घातक बारूदी सुरंगें भी ईरान ने तैयार कर रखी हैं इसी तरह से। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इस पर, और विदेश मामलों के जानकार क्या कह रहे हैं। ईरान ने ये जो हरकत की है क्या कुछ सामान्य है? क्या ईरान की सेना और ईरान के नेता अलग अलग हैं? सुनिए। मैंने भी ये ऑडियो सुना है। विदेश मंत्रालय ने ईरानी राजदूत को बुला करके इस बारे में अपने देश की जानकारी दी है। अपने अधिकारियों को ये बताएंगे कि किस तरह से उनकी कथनी और करनी में विरोधाभास है। तकरीबन आधा आयात जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से होता है, और अगर उस पर कभी रोक लगाई जाती है ईरान द्वारा, कभी उसे खोला जाता है, कभी कहा जाता है कि भारत उन 5 देशों में है जिनके कि जहाज़ आ जा सकते हैं, कभी उन पर गोली चलाई जाती है, तो ये सब चीज़ें एक असुरक्षा का माहौल पैदा करती हैं, जिससे कि बचना चाहिए। और एक व्यापक स्तर पर कहूँ तो इससे दोनों देशों के संबंधों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। और बड़ी बात यह है कि भारत में गुस्सा है इस बात को लेकर कि भारतीय शिपों को निशाना बनाया गया। उसके बाद रात को ही ईरानी राजदूत को तलब किया गया फौरन। जबकि भारत ने कहा कि हमारे लिए पहले से रूट तय है। ये रूट मैप है, देखिए, जो पहले शिप जहां से जाते थे वो आप देख रहे हैं, जो सफेद लाइन आप देख रहे हैं, ये है वो रूट जहां से पहले शिप जाते थे भारत के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होकर। उसके बाद जो आप पीली रेखा देख रहे हैं वो है दूसरा नया रूट। अब शिप यहां से जा रहे हैं लराग द्वीप से। उसके बाद भी भारत के शिप पर आकर क्यों हमला हुआ, इस पर सवाल उठे और यह सवाल किया गया ईरान से और सख्त ऐतराज भी जताया गया है। हॉर्मुज में भारतीय जहाजों पर गोलीबारी से भारत बहुत नाराज है। विदेश मंत्रालय ने तुरंत भारत में ईरानी राजदूत को तलब किया और भारतीय जहाजों पर ईरान के हमले का कड़ा विरोध जताया है। कहा भारत व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा को काफी महत्व देता है। ईरान ने पहले भी समंदर में सुरक्षित रास्ता देने में मदद की थी। उनके हॉर्मुज खोलने के ऐलान के बाद हमारे जहाज निकल रहे थे, तो फिर भारतीय जहाजों को सुरक्षित जाने देने का वादा क्यों तोड़ा गया? क्या IRGC और ईरानी नेवी अपनी सरकार की बात नहीं मान रही है? भारत आने वाले जहाजों को हॉर्मुज के रास्ते से आने की तुरंत मंजूरी मिले। ईरानी राजदूत ईरानी अधिकारियों को फौरन भारत का पक्ष और मांग बताएं। ईरान का कहना है, ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि हकीम इलाही ने कहा सब ठीक हो जाएगा। इलाही ने कहा भारत और ईरान के रिश्ते 5000 साल से ज्यादा पुराने हैं। दोनों देशों के बीच सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा का गहरा जुड़ाव है। हाल में पीएम मोदी और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन में बातचीत हो चुकी है। दोनों नेताओं में अच्छी समझ और बातचीत भी अच्छी रही है, इसलिए जो भी समस्या है बातचीत के जरिए उसका हल निकाला जाएगा। हम भारत की बात को ईरान तक पहुंचा देंगे और जल्द सब ठीक हो जाएगा, वो दावा कर रहे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सुप्रीम लीडर के दूत। ईरान और भारत के बीच संबंध बहुत मजबूत है। हॉर्मुज पर भारतीय जहाजों पर हमले का जो जिक्र हो रहा है उस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा और मामला सुलझ जाएगा। हम युद्ध नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि दूसरा पक्ष भी शांति का रास्ता चुनेगा, जिससे पूरे इलाके में शांति स्थापित हो सके। और आपको बताऊं कि आखिर ईरान ने यह अटैक किया क्यों? क्योंकि यह खबर आई कि हॉर्मुज खुल गया है। उसके पीछे रीजन और वजह यह थी कि अमेरिका ने हॉर्मुज में नाकेबंदी कर दी। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, अमेरिका ने जो नाकेबंदी की कि हॉर्मुज से कोई वो जहाज नहीं गुजरेगा जो जहाज ईरान से आ रहा होगा, ईरानी बंदरगाह से आ रहा होगा, ऐसा कोई जहाज हम जाने नहीं देंगे। समंदर में पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया अमेरिका ने। ईरान गुस्से में था। दूसरी तरफ अमेरिका ने जो ब्लॉक किया है उसके बाद की तस्वीर देखिए। अमेरिका वार्निंग दे रहा था, यह अमेरिकी चेतावनी है ईरान के जहाज को
Blue Sky 4, this is U.S. Navy Warship 115. Request you return to original port of call in Iran. How copy? Over. यह यूएस नेवी का जंगी जहाज 115 है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप ईरान के बंदरगाह पर वापस लौट आएं। Blue Sky 4, this is U.S. Navy Warship 115. Request you return to original port of call in Iran. How copy? Over. ये आप अमेरिकी युद्धपोत से नाविक को सुन रहे हैं जो कह रहा है ये यूएस नेवी का जहाज है और आप वापस ईरान के बंदरगाह की तरफ लौट जाएं। और इस गुस्से में देखिए ईरान ने क्या किया कि हॉर्मूज ब्लॉक कर दिया। हॉर्मूज में सैकड़ों शिप, सैकड़ों जहाज फंसे रहे। देखिए जरा क्यों ये हालात बन गए। 2 दिन पहले ईरान ने हॉर्मूज पूरी तरह खोलने का ऐलान कर दिया था कि मैं खोल दूंगा ये रास्ता, जिस जहाज को जाना है वो जाए। कच्चे तेल के दाम गिर गए, $90 प्रति बैरल तक पहुंच गए थे। दुनिया भर ने राहत की सांस ली, लगा अब जंग थमने वाली है। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही ईरान ने कह दिया कि अमेरिका पर भरोसा नहीं है और हॉर्मूज स्ट्रेट से आवाजाही पर पूरा कब्जा ईरान का ही रहेगा। ईरानी सेना ने हॉर्मूज में कुछ जहाजों पर गोलीबारी भी कर दी। भारत, चीन और फ्रांस समेत कई देशों के 20 जहाजों को रोक दिया गया। यूरोप से एशिया तक कोहराम है कि कहीं एलपीजी तेल सप्लाई ठप ना हो जाए। ईरान क्या कह रहा है? ईरानी संसद के स्पीकर गालिबफ ने कहा कि अगर ईरान के जहाज नहीं गुजरे तो हम किसी भी और देश के जहाजों को हॉर्मूज से गुजरने नहीं देंगे। ईरानी बंदरगाहों पर ट्रंप की नाकेबंदी गलत और तानाशाही भरा फैसला है। ट्रंप ने अपने युद्धपोत उतार दिए। हॉर्मूज पर माइन हटाने जैसी कार्रवाई सीजफायर का उल्लंघन मानी जाएगी। अमेरिका का यह कदम तनाव बढ़ाएगा और हालात फिर बिगाड़ सकता है। ईरान ने कहा हमारी सेना पूरी तरह तैयार है और अमेरिका को करारा जवाब देंगे। अब बिना तैयारी और नियम के अमेरिका से कोई बात नहीं होगी, ईरान कह रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका कह रहा है हॉर्मूज के नाम पर ईरान हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। ईरान दबाव बना रहा है लेकिन अमेरिका झुकेगा नहीं। ईरान के पास अब नौसेना और वायुसेना तक नहीं बचे हैं। ईरान के पास तो अब अपना लीडर और नेतृत्व भी नहीं बचा है। फिर भी हम बात कर रहे हैं तो उनको नरम रहना चाहिए। अगर ईरान के यही तेवर रहे तो सीजफायर नहीं बढ़ेगा, ट्रंप कह रहे हैं। नाकेबंदी जारी रहेगी और हमें फिर बम गिराने पड़ सकते हैं। ट्रंप ने 1 घंटे के अंदर सोशल मीडिया पर 1-2 नहीं 37 पोस्ट कर डाले। हॉर्मूज में जहाजों पर ईरानी हमले को सीजफायर का उल्लंघन बता दिया है और कहा ईरान का यह कदम जंग को फिर से उकसाने वाला है। साथ ही अगली पीस डील में इस पर भी बात होगी। यह है हालात। अब आइए अब आपको दिखाऊं कि दुनिया कैसे हॉर्मूज के मसले पर मिल रही है। एक बड़ी मीटिंग हुई फ्रांस में, फ्रांस के जहाज पर भी अटैक हुआ था। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हॉर्मूज पर यह बड़ी बैठक हुई। Merci beaucoup. T'emmènes le photographe officiel? Ok, tu prends le caméraman? Merci beaucoup. तो दुनिया के बड़े नेता मिले क्योंकि इनके यहां भी तेल और गैस का संकट हो सकता है। यह हॉर्मूज पर ही बैठक हुई जिसमें मेलोनी, मैक्रो मौजूद थे इस बैठक में कि कैसे इसका समाधान निकाला जाए। तो सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं, ट्रंप क्या कह रहे हैं और ईरान के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। ये बहुत ऐतिहासिक दिन है क्योंकि ईरान ने ऐलान किया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल रहा है, लेकिन जो नाकाबंदी अमेरिका की नेवी द्वारा की गई है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वो वैसा ही रहेगा जब तक ईरान और अमेरिका के बीच समझौता नहीं हो जाता। मुझे उम्मीद है जल्द सब साफ हो जाएगा।
हमने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद नहीं किया था। उन्होंने ऐसे हालात पैदा किए जिसने इस समुद्री रास्ते पर सुरक्षित आवाजाही को नामुमकिन कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अपने हितों की रक्षा के लिए हमारे पास दुश्मन की आक्रामक कार्रवाइयों को रोकने का अधिकार है। हम दुश्मन के जहाजों को स्ट्रेट का इस्तेमाल करने और यहाँ से गुजरने का फायदा उठाने की इजाजत नहीं दे सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि वे हम पर हमला करेंगे। ये बात है, अब चाहे हॉर्मुज स्ट्रेट की ले लो, ईरान का कहता है कि मेरा अपना कंट्रोल रहेगा, अमेरिका ने कहता नहीं रहेगा। न्यूक्लियर प्रतिबंध लग रहे हैं, ईरान उससे खफा है। हालांकि न्यूक्लियर प्रतिबंध पे अगर बात की जाए तो कोई हल निकल सकता है, पर जल्दबाजी में वो भी नहीं हो पा रहा। और फिर जो ईरान अपने टैक्स लगा रहा है हॉर्मुज के ऊपर, उसको लेके ट्रंप नाराज है। चाइना जो अपने जो पेमेंट कर रहा है युआन में, उसके खिलाफ अमेरिका खिलाफ है, क्योंकि उससे उसके जो सैंक्शंस लगे वो ढीले पड़ने लग जाते हैं। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए कोई हल नहीं निकला। अमेरिका कह रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान का नेतृत्व खत्म कर दिया, ईरान की सेना खत्म कर दी, उनके हथियार खत्म कर दिए, लेकिन ये सच नहीं है। ईरान के पास अभी भी बहुत सा असलहा, बहुत से हथियार, बहुत सी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन मौजूद है, ये सच है। ईरान के पास हथियार नहीं बचे। यह दावा कितना सच्चा है और कितना झूठा। बड़ी बात यह है कि ईरान अमेरिका के बीच 21 अप्रैल को सीजफायर खत्म हो रहा है, और इस बीच अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका वापस ईरान पर ताबड़तोड़ बमबारी शुरू कर देगा। ट्रंप का दावा है कि ईरान के पास अब जंग लड़ने के लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईरान के पास पर्याप्त हथियार है। दावा है कि अब भी ईरान के पास 70% मिसाइल बची हुई हैं। उसके पास 1000 से ज्यादा मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें बची हैं। मतलब जंग दोबारा शुरू होने पर ईरान बड़ा हमला करने की क्षमता रखता है। ईरानी फोर्स के पास 60% मिसाइल लॉन्चर्स भी सुरक्षित बचे हुए हैं। दरअसल युद्ध विराम की शुरुआत में ईरान के पास आधे लॉन्चर थे। दावा है कि बाद में सुरंगों और बंकर में छिपा कर रखे गए लॉन्चर्स भी निकाल लिए गए, जिससे ईरान के पास एक्टिव लॉन्चर की संख्या बढ़कर 60% हो गई। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने भी ईरान को ताकतवर बताया है। उन्होंने कहा, ईरान के कुल हथियारों का आंकड़ा बताना मुश्किल है, लेकिन हॉर्मुज के जरिए उसने अपनी रणनीतिक ताकत दिखा दी है। उसके पास इतनी ताकत है कि वो समंदर में बड़ी रुकावट पैदा कर सकता है। ये कह रहे हैं रूस के पूर्व राष्ट्राध्यक्ष। सुनिए जरा ईरानी कमांडर क्या कह रहे हैं। अगर युद्ध फिर शुरू हुआ तो नई बनी मिसाइलों का इस्तेमाल होगा। ईरान की मिसाइल बनाने की क्षमता को रोका नहीं जा सकता। संघर्ष दोबारा शुरू हुआ तो ये वैश्विक स्तर पर फैल सकता है। अब तक तो जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, यही माना जाता था कि ईरान के पास चीन द्वारा सप्लाइड HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, या ईरान के पास रूस द्वारा सप्लाइड S-300 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। क्या ईरान ने अपना कोई सीक्रेट एयर डिफेंस मिसाइल बना लिया है? अगर ऐसा है तो ये शायद इंटेलिजेंस कम्युनिटी की, CIA और मोसाद की बहुत बड़ी फेलियर होगी। तो ये एक पाकिस्तानी की जुबानी पाकिस्तान का हाल सुन रहे थे आप। कोई भारतीय नहीं बोल रहा था बिजली नहीं आ रही है ऑपरेशन थिएटर में। अब बिजली नहीं है तो बातचीत कैसे होगी? यहां कैसे समझौता होगा, शांति वार्ता होगी? ईरान अमेरिका के बीच पाकिस्तान में शांति वार्ता होनी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है और यह हाल हो जाएगा। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए पाक पहुंचेगा, लेकिन इस्लामाबाद में बैठक से पहले शहबाज शरीफ परेशान है। बिजली चली गई, क्या मोमबत्ती जलाकर बात होगी? एक तरफ इस्लामाबाद में मीटिंग की तैयारी चल रही है तो चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शहबाज शरीफ दावा कर रहे हैं कि पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है, लेकिन असलियत यह है कि पाक गंभीर ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। कुछ हाल यह है शहबाज का। पाकिस्तान के कई शहरों में बिजली सप्लाई ठप हो गई है।
इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक घंटों बिजली गुल है। ऐसी स्थिति है कि मोमबत्ती में रहना पड़ रहा है। कई हिस्सों में बिना सूचना 15 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। दरअसल हॉर्मूज स्ट्रेट बंद होने की वजह से एलएनजी सप्लाई बाधित हुई है। यह मीथेन नाम की गैस होती है जो बिजली बनाने में काम आती है। पाक सरकार के बिजली मंत्री सरदार अवैस अहमद खान ने कहा है कि किल्लत ऐसी है कि जिन बिजली प्लांट की क्षमता 6000 मेगावाट है, वहां 6000 की जगह मुश्किल से 500 मेगावाट बिजली बन रही है, यानी 100% की जगह केवल 8% बिजली उत्पादन। और इस चक्कर में पाक सरकार ने प्लांट पावर कट की घोषणा कर दी है, यानी हर दिन शाम को 2 बजे से लेकर 2 से 2.5 घंटे तक जबरन बिजली काटी जा रही है। हाल यह है कि कई अस्पतालों में सर्जरी रूम में लाइट नहीं आ रही है। पाकिस्तानी लोगों का कहना यह है कि सरकार पहले अपनी दिक्कत ठीक करे, उसके बाद युद्ध विराम का मसीहा बनने का दिखावा करे। यानी लोग कह रहे हैं ये समझौता करवा रहे हैं और अपने घर में बिजली गुल है। तो सोचिए इस हाल में समझौता करवाएगा पाकिस्तान, जब पाकिस्तान के लोग रो रहे हैं। दूसरी तरफ एक और समझौता हुआ, वो समझौता इजराइल और लेबनान में हुआ। लेकिन क्या यह समझौता पूरी तरह से हो गया है? लेबनान मानने को तैयार नहीं कि मैं नहीं मानता कोई युद्ध विराम है। लेबनान का हाल देखिए जरा, हश्र और हालात क्या है। चारों तरफ आपको तबाही नजर आएगी, बिल्डिंग गिर चुकी है और चारों तरफ मलबा दिख रहा है। और अभी फिलहाल जंग रुकी हुई है, तो देखिए लेबनान की सड़कों का हाल। जो लोग छोड़ कर घर अपने भाग गए थे वो वापस आ रहे हैं, अपने घरों को लौट रहे हैं। अब देखिए जरा लेबनान में हालात क्या है और कितने दिन की शांति है। ट्रंप ने दावा किया है इजराइल लेबनान में सहमति हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि 10 दिन तक युद्ध विराम रहेगा, लेकिन सीजफायर के बावजूद इजराइल लेबनान में तनाव जारी है। दावा है इजरायली सेना ने लेबनान के कई हिस्सों में बमबारी की है। इसमें लेबनान के बेट लीफ, कंतारा और टूलिन शहर शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई इलाकों में इजरायली बुलडोजर एक्टिव है। दावा है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों और कुछ इमारतों को गिराया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही लेबनान इजराइल के बीच सीधी बातचीत हुई थी। वॉशिंगटन में दोनों देशों की बैठक के बाद सीजफायर का ऐलान किया गया। लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इजराइल के साथ सीजफायर कमजोरी नहीं है, हमारी संप्रभुता है। हालांकि बातचीत के बाद भी इजराइल ने दक्षिणी लेबनान से सेना नहीं हटाई। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि भले सीजफायर लागू हो, लेकिन उसके बावजूद भी लेबनान से इजरायली सैनिकों की वापसी नहीं होगी। और अगर हिजबुल्लाह की तरफ से हमले किए गए तो हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। सुनिए जरा इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। अपने दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर इजराइल और लेबनान एक स्थायी सीजफायर को लेकर सहमत हुए हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि लेबनान की सरकार व्यवस्थाओं को बेहतर करेगी, क्योंकि 43 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब इजराइल और लेबनान ने सीधी बातचीत की है। शांति का रास्ता लंबा है, लेकिन हमने शुरुआत कर दी है। अब देखिए जंग तो रुक गई इजराइल और लेबनान की, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू फंस गए। नेतन्याहू के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं कि लेबनान से जंग क्यों रोक दी, हिजबुल्लाह का खात्मा पूरी तरह से करना चाहिए था। सीजफायर के खिलाफ नेतन्याहू के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस वक्त हालात ये है कि नेतन्याहू चारों तरफ से घिर गए, अपने घर में घिरे हैं। एक वो तबका है जो कह रहा है जंग क्यों कर रहे हो, एक वो हिस्सा है जो कह रहा है जंग क्यों रोक रहे हो, और दुनिया में खासतौर से यूरोपियन कंट्रीज में भी वो विलेन बन गए। इजराइल में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। तेल अवीव समेत कई हिस्सों में हजारों लोग प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं। इजरायली लोग नेतन्याहू की नीतियों को लेकर विरोध जता रहे हैं। आरोप है कि इजराइल की नीतियां देश को अंदर से कमजोर कर रही हैं। लोगों का आरोप है कि नेतन्याहू अंतरराष्ट्रीय दबाव में काम कर रहे हैं। यह गुस्सा इसलिए क्योंकि इजराइल लेबनान में सीजफायर हो गया है। लोगों का कहना है कि इजराइल अपने मूल लक्ष्य से भटक गया है।
और देश के आंतरिक मामलों में अमेरिकी दखलंदाजी बढ़ गई है। सिर्फ यही नहीं, कई यूरोपीय देशों ने भी इजराइल को दरकिनार कर दिया है। इससे ऐसा मालूम पड़ रहा है कि इजराइल अकेला पड़ गया है। जैसे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इजरायली हमलों का विरोध किया और इसी के साथ इजराइल इटली के रक्षा समझौते को रोक दिया है। जंग में फ्रांस भी खुले तौर पर इजराइल का विरोध कर रहा है। इजराइल अमेरिका के बीच हथियारों की डील भी बंद हो गई है। ब्रिटेन ने लेबनान पर हो रहे इजरायली हमलों को अस्थिर करने वाला बताया है। दोनों देशों के बीच नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी सस्पेंड कर दिया है। अब आपको सुनवाता हूं, इतना ही नहीं, कमला हैरिस, पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका, पूर्व उपराष्ट्रपति अमेरिका की, वो डोनाल्ड ट्रंप पर भी सवाल उठा रही हैं, नेतन्याहू पर भी सवाल उठा रही हैं और वो बता रही हैं कि अमेरिका को इजराइल ने जंग में घसीटा है। सुनिए। ट्रंप ने जो भी किया उससे हुआ ये कि अब हमारे सहयोगी भी अमेरिका पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही अब कई मुद्दों पर अमेरिका नहीं बोल पा रहा है। सब जानते हैं कि अमेरिका पर इसका क्या असर हुआ है। हाँ, ये बात तो साफ हो गई है कि ट्रंप को इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जबरन जंग में घसीटा है। इजराइल ने हमें ऐसे युद्ध में ढकेल दिया जिससे अमेरिकी जनता नहीं चाहती थी। इससे कुछ नहीं हुआ, उल्टा अमेरिकी सैनिकों की जान जोखिम में पड़ गई। अब दुनिया के एक्सपर्ट एक सवाल पूछ रहे हैं कि ट्रंप नहीं चाहते कि ईरान के पास परमाणु हो, लेकिन ट्रंप किम जोंग को नहीं रोक पाते हैं। पिछले 19 दिन में 4 मिसाइल टेस्ट कर लिए और परमाणु क्षमता का विस्तार कर रहे हैं किम जोंग। तो अब सवाल यह उठ रहा है कि एक तानाशाह है किम जोंग, जो हथियार पर हथियार बना रहे हैं और परमाणु हथियार भी बना रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई रोकने वाला नहीं। ईरान में एटमी हथियारों के शक में अमेरिका ने जंग छेड़ दी है, लेकिन नॉर्थ कोरिया अपनी परमाणु क्षमता लगातार बढ़ा रहा है। 19 दिन के अंदर नॉर्थ कोरिया ने 4 मिसाइलों का परीक्षण कर लिया है। उसकी ताजा मिसाइल पड़ोसी जापान की सीमा के पास गिरी। किम जोंग के तेवर देखकर जापान, साउथ कोरिया ने अलर्ट घोषित किया। नॉर्थ कोरिया की परमाणु ताकत पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA भी चिंता जता चुका है। IAEA के प्रमुख राफेल ग्रोसी हाल में साउथ कोरिया के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने नॉर्थ कोरिया के एक रिएक्टर को लेकर बहुत बड़ा दावा किया। कहा, इसकी गतिविधियों को देखकर लगता है कि काम फुल स्पीड में है। नॉर्थ कोरिया ने इस रिएक्टर को बंद करने का दावा किया था, लेकिन 2021 में इस रिएक्टर को फिर से चालू कर दिया गया। ग्रोसी ने कहा, नॉर्थ कोरिया यूरेनियम शुद्ध करने की कोशिश कर रहा है, उसके केंद्र को चला रहा है। यूरेनियम शुद्ध का मतलब है जो दिखाता है कि परमाणु हथियार बनाने की क्षमता में बढ़ोतरी कर रहा है। ग्रोसी ने यह भी कहा कि नॉर्थ कोरिया में कई नए रिएक्टर भी बनाए जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले नॉर्थ कोरिया ने परमाणु हथियार वाली मिसाइल टेस्ट की थी। यह मिसाइल समंदर में चलने वाले एक युद्धपोत डिस्ट्रॉयर से छोड़ी गई थी। बता दें कि नॉर्थ कोरिया ने 2006 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। हालांकि इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने नॉर्थ कोरिया पर कई प्रतिबंध लगाए। दूसरी ओर नॉर्थ कोरिया ने साफ किया कि वो परमाणु हथियार नहीं छोड़ेगा। उसने 2009 में IAEA के इंस्पेक्टर्स को अपने यहां आने से रोक दिया था। यह है उसका हाल। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ क्या कह रहे हैं और डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। नॉर्थ कोरिया ने परमाणु हथियार बनाने की अपनी क्षमताओं में बहुत गंभीर प्रगति की है। 5 मेगावाट रिएक्टर के संचालन में तेजी से वृद्धि हो रही है। ये सभी नॉर्थ कोरिया के परमाणु हथियार उत्पादन की क्षमताओं में बढ़ोतरी का इशारा कर रहे हैं। उनके पास कुछ दर्जन परमाणु हथियार हो सकते हैं। नॉर्थ कोरिया ने पिछले 19 दिनों के अंदर 4 बड़ी मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट किया है। वो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल न्यूक्लियर पावर, ये लगातार इसके जखीरे में बढ़ोतरी करते चले जा रहे हैं। पहला कारण तो ये है कि वो अमेरिका को ये मैसेज दे सकें कि वो गलती ना करें नॉर्थ कोरिया को वेनेजुला समझने की। दूसरा, अपने स्टॉक पाइल को बढ़ाने का ये भी कारण हो सकता है कि आवश्यकता पड़ने पर वो रूस की मदद करें, क्योंकि रूस उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है। और तीसरा,
ऑल ऑफ ए सडन ये इंक्रीज का एक ये भी कारण है कि अगले महीने डोनाल्ड ट्रंप चाइना आ रहे हैं शी जिनपिंग से मिलने, तो उससे पहले नॉर्थ कोरिया अपनी पावर का प्रदर्शन कर रहे हैं। और आइए जंग के मैदान से निकलते हैं, अब आपको सियासी जंग की तरफ लिए चलते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, उससे पहले देखिए बंगाल की सियासी झालमुड़ी। एक सबसे शानदार तस्वीर आई जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है, जब प्रधानमंत्री खुद झालमुड़ी खरीदने पहुंच गए। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झालमुड़ी खाएगा? खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। बढ़िया बनाओ। हाँ? आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। हम तो ये आपका पुरानी चीजें खाने आए हैं। हाँ, अरे यही खाएंगे। हाँ, जाल ज्यादा है, कोई बात नहीं, ज्यादा है तो ज्यादा खाएंगे। बढ़िया बनाए। चलो भाई, हमें प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। ये आप देख रहे हैं, आज ही पीएम मोदी की 4 रैलियां थी पश्चिम बंगाल में। विष्णुपुर, पुरुलिया, झारग्राम और मेदिनीपुर। इसके अलावा दूसरे सितारे भी मैदान में थे। एक्ट्रेस कंगना रनौत भी प्रचार के लिए पहुंची हुई थी आज पश्चिम बंगाल में। दूसरी तरफ असम की वोटिंग हो चुकी है, तो हिमंता बिस्वा शर्मा थोड़ा हल्का महसूस कर रहे हैं, तनाव कम है, इसलिए वो भी पश्चिम बंगाल में अब कैंपेन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी एक तरफ से वन मैन आर्मी की तरह कैंपेन कर रही है। हुगली की तस्वीर आप देख रहे हैं। লড়াই করছি একা, আমি যদি একা হই আমার সাথে 100 ভাগ মানুষ আছে। আজ বলি, যদি আপনাদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়, লড়াই আমাদের প্রথম থেকে লাস্ট অবধি। और इस सब के बीच बंगाल में ईडी की रेड हो गई। ये कोलकाता की तस्वीर आप देख रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर सुकांता विश्वास पर रेड हुई। अब देखिए, सियासी तीर और तीखे हो गए हैं। पीएम मोदी ने कहा टीएमसी ने बंगाल की बेटियों को धोखा दिया है, विश्वासघात किया है। एजेंडा बहुत खतरनाक है। लक्ष्य एक ऐसी सरकार बनाना है जो मूल निवासियों के बजाय घुसपैठियों को प्राथमिकता दे। बंगाल को जुल्म, लूट और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं मिला है। बंगाल में टीएमसी की निर्मम सरकार को गरीबों के दुख से मतलब नहीं है,
सत्ताधारी पार्टी को कट मनी दिए बिना कोई काम नहीं हो सकता है। भय हो तो निवेश नहीं आता, भरोसा हो तो फैक्ट्रियां लगती हैं। जब तक मंडियों में टीएमसी का सिंडिकेट होगा तब तक शोषण होता रहेगा। टीएमसी का सिंडिकेट कान खोलकर सुन लो, यह सब अब नहीं चलेगा। मैं टीएमसी के लोगों को आखिरी मौका दे रहा हूं, आत्मसमर्पण कर दो। ममता बनर्जी ने कहा, राजनीतिक प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के जरिए बीजेपी का प्रचार किया गया। क्या मेरी हत्या करने की योजना है? क्योंकि जीत का यही तरीका है। बंगाल में सीपीएम के सभी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए, ममता कह रही। ईडी छापेमारी के जरिए हमें चुनाव प्रचार करने से रोका जा रहा है। टीएमसी के लिए काम करने वाली एजेंसियों को परेशान किया जा रहा है। अगर आप उन्हें डराने की कोशिश करेंगे तो वो मेरी पार्टी में शामिल होंगे। आप और कितना अत्याचार करेंगे और कितना अन्याय करेंगे? आप और कितने वोटों की हेराफेरी करने की कोशिश करेंगे? सुनिए जरा पीएम मोदी को और ममता बनर्जी को। टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर साजिश रची और इन्होंने महिलाओं के लिए 33% सीट सुरक्षित रखने का कानून नहीं बनने दिया। मैं बंगाल की हर बहन बेटी से कहूंगा, अब टीएमसी को सजा देनी है। महाजंगल राज को महासजा मिलनी चाहिए। अरे हमारे रोज तो टीएमसी उम्मीदवार देवाशीष कुमार के घर पर आयकर विभाग ने 16 घंटे तक छापा मारा और उन्हें चुनाव प्रचार करने नहीं दिया। हम केस दर्ज करेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। आज मेरे सुरक्षा अधिकारी के घर पर भी छापा मारा जा रहा है। क्या आप मेरी हत्या करने की योजना बना रहे हैं? क्योंकि बंगाल जीतने का यही एकमात्र तरीका है। मुझे मारने की कोशिश करो। सीपीएम के सभी कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने भी मुझे मारने की कोशिश की थी। पश्चिम बंगाल में भी ममता जी का सरकार का पतन होने का, तृणमूल कांग्रेस का हारने का शुरुआत हो गया। जो मैं कर रहा हूँ वही काम बंगाल का मुख्यमंत्री को भी करने के लिए मोदी जी बोलेगा, थोड़ा ज्यादा ही करेगा। कितना सीट ला रहे हैं इस बार आप लोग? मेरा लगता है डबल सेंचुरी हो जाएगा। असम में सेंचुरी, बंगाल डबल सेंचुरी। पश्चिम बंगाल के लोगों के जीवन में नया उत्सव का वातावरण बनेगा और 4 मई का दिन मैं मानता हूँ जहाँ बंगाल के नए सवेरे का दिन होगा, नई किरण उगेगी, जो विकास की किरण होगी, जो यहाँ के लोगों को सुरक्षा, शांति और विकास देगी। वही 4 मई को पूरे राज्य में भगवा होली होगी। बंगाल में भी जो महिलाओं की हालत है, घुसपैठियों के सामने ममता ने जो अपने घुटने टेक दिए हैं, वो कहती है कि 8 बजे के बाद हम आपको कोई सुरक्षा नहीं दे सकते। रेप हो जाए तो पैसा ले लो लेकिन मुंह मत खोलो। इस तरह की स्थिति आज बेटियों की है। इन्होंने महिला विरोधी सोच जो है वो दिखा दी है। हम बस यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको घुसपैठियों से मुक्ति चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा क्या है उनको नहीं मालूम। बंगाल में महिलाएं सबसे ज्यादा अवहेलित, पीड़ित, सबसे ज्यादा अत्याचारित हैं। आरजी कर जैसा घटना जहां होती है वहां की मुख्यमंत्री का इस विषय पे बोलने का कोई हक नहीं है। और आइए पश्चिम बंगाल के बाद आपको बिहार लिए चलता हूं। बिहार में सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो नए मुख्यमंत्री बनने के बाद नए एक्शन भी शुरू हो गए हैं। बिहार में योगी वाला बुलडोजर चलने लगा। इससे पहले जेल में रेड हुई थी, अब बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। इससे पहले ये यूपी की तस्वीर देखी। यूपी में संभल में बुलडोजर चला एक दिन पहले। और इसी तरह क्या सम्राट चौधरी योगी वाले मॉडल को अपना रहे हैं? यह तस्वीर आप देख रहे हैं पटना की। पटना में भी बुलडोजर चल रहा है। इस घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ। तो सम्राट के मुख्यमंत्री बनने के बाद पटना में पहली बार यह बुलडोजर चला है और बुलडोजर कार्रवाई में 35 इमारतें जमींदोज कर दी गईं। जिला प्रशासन के आदेश पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया। इसके अलावा कुछ मकान मालिकों को नोटिस भी जारी किया गया है। दरअसल पटना में गंगा किनारे 8 किलोमीटर 4 लेन सड़क बन रही है,
जिसके निर्माण में रोड़ा बनने वाले अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है और इसी कड़ी में इन मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई, जबकि वहां मौजूद अस्थायी स्टॉलों को भी पूरी तरह से हटा दिया गया। अधिकारियों का कहना यह है कि जो मामले अभी कोर्ट में लंबित हैं, उन्हें छोड़कर बाकी सभी अवैध निर्माण पर कार्रवाई लगातार हो रही है। फिलहाल इस कार्रवाई को बिहार में बड़े एक्शन की शुरुआत माना जा रहा है। तो क्या इस तरह के एक्शन अभी और देखने को मिलेंगे आने वाले वक्त में? आइए अब बिहार से आपको उत्तर प्रदेश लिए चलता हूं। यूपी से एक और तस्वीर सामने आई है कि अखिलेश यादव पहुंचे चाय पीने, जब चाय भी समाजवादी हो गई। अब सवाल यह है, एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। यह तस्वीर आई कुछ वक्त पहले कि अखिलेश एक चाय की दुकान पर रुके। अखिलेश यादव ने चाय वाले से चाय ली, चाय पी और उसके बाद यह तस्वीर वायरल हो गई कि पूर्व मुख्यमंत्री चाय पीने के लिए रुके। ये उस वक्त की तस्वीर है जब पूर्व सीएम सपा के नेता अखिलेश यादव चाय पी रहे थे। पूरे इंडिया में फेमस है। आइए चाय की दुकान किसकी है? इसी की है वर्क। किसकी डालता है? मोइनी दूध मोइनी। कम डाली है क्या बात? दूध चाय आपकी के पास कम डाली है ना? कितनी कम डाली बंदी? भैया जाने तो मुश्किल है। अब क्या यह महज इत्तेफाक है कि अखिलेश ने यहां चाय पी और चाय वाले के यहां रेड पड़ गई, खाद्य विभाग की टीम पहुंच गई। और क्या अखिलेश के चाय पीने से ताल्लुक है कि चाय वाले के साथ मारपीट हो गई, कुछ लड़के आकर पीट के चले गए। चाय की दुकान है तो आज सुबह कुछ मुस्लिम वर्ग के लोग आए और मेरी दुकान पे आकर उन्होंने मुझसे सीधे ये कहा कि तुम अखिलेश यादव को चाय पिलाए हो, हम तुमको गोली मार देंगे, तुम्हारा मर्डर कर देंगे। तो मैंने कहा हमारा अपराध क्या है? तो बस इतना कहते ही उन्होंने मुझे मारा है और मेरे पापा को भी मारा है, पूरी दुकान को उठा के फेंक दिया और गुल्लक में मिनिमम 7,000 रुपये थे, पैसे भी लूट ले गए हैं। और मेरी बहन थी, मेरी मम्मी थी, मेरी मौसी थी, इनके साथ भी गंदा व्यवहार किया गया और उनके द्वारा मारा पीटा गया है। और हम किसी तरह से अपनी जान बचाकर कमरे के अंदर जाके अंदर से शटर बंद कर लिए। उसके बाद भी वो लोगों का ईंटा पत्थर। तो इनका नाम आर्यन यादव है। उसके बाद यादव जी को अखिलेश यादव ने बुलाया और उसके बाद उन्हें चाय की केतली और एक बर्तन दिया। ये और लाना भी 2-3 इसके। कितने दुकान में थे तुम्हारे ऐसे? 4-5? तो चलो 4 देंगे हम लोग। 2 बड़े देने हैं। नहीं, ये और भारी वाले लाओ, और भारी लाओ। ऊपर ही आओ बेटा, दोनों आओ, ऊपर आओ। अब भाई आपको बताऊं कि अखिलेश यादव ने इसे ये बर्तन क्यों दिया, इस बर्तन को लेकर क्या बवाल है। फतेहपुर के चाय वाले से जुड़ा विवाद लखनऊ पहुंच गया। फरवरी में फतेहपुर दौरे में अखिलेश यादव ने आर्यन यादव की चाय पी। एक दिन पहले आर्यन ने आरोप लगाया कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। जब से अखिलेश ने चाय पी है, इलाके के दबंग उन्हें धमकी दे रहे हैं। आर्यन ने कहा 2 दिन पहले उनके साथ मारपीट की गई। मारपीट की वजह से आर्यन ने दुकान बंद करने का ऐलान कर दिया था। आर्यन ने आरोप लगाया कि फूड सेफ्टी विभाग भी उन्हें परेशान करने आ गया। उनकी दुकान से चाय पत्ती के सैंपल लिए गए और बर्तनों पर सवाल हुए। अधिकारियों ने कहा एल्युमिनियम के बर्तन में चाय बनाते हो, चेतावनी दी। पूरे विवाद की जानकारी अखिलेश तक पहुंची तो अखिलेश ने चाय वाले आर्यन यादव को बुलाया और बोले जो पीड़ित है, जिनका अपमान हुआ है, वो सब हमारे साथ हैं। और समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में पीतल के बर्तन गिफ्ट किए। अब आर्यन एल्युमिनियम की जगह पीतल के बर्तन में चाय बनाएंगे। आर्यन यादव फतेहपुर के रहने वाले हैं और पिता के साथ चाय बेचते हैं। सुनिए जरा अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं और राजभर क्या कह रहे हैं। और बताओ, नाली में पाइप डाल के चाय पिला रहे थे सबको। बताओ, नाली ज्यादा पॉल्यूटेड है कि एल्युमिनियम का साफ बर्तन? इन्हें कौन समझाए? इनको, इन खुफिया लोगों को, संगी साथियों लोगों को, पुरातत्व पंथियों को, रूढ़िवादियों को। जिस चाय वाले का वो जिक्र कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसको मारने वाले कौन लोग हैं? अखिलेश यादव जी प्रेस में ये नहीं बता पाए कि उस चाय वाले को मारा कौन। इतना मुस्लिम प्रेम है कि नाम तक नहीं ले पाए।
और बदनाम बीजेपी को कर रहे हैं। बीजेपी वालों ने मारा, उस एंगल को घुमा करके बीजेपी एनडीए गठबंधन को बदनाम करना, ये समाजवादी पार्टी की फितरत है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, बहुत अफसोसनाक खबर है। एक हादसे ने 2 दर्जन से ज्यादा जान ले ली। आपको लिए चलता हूं वेदांता पावर प्लांट। 24 मौतों का गुनहगार कौन है, सवाल ये क्या हुआ। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये पहली तस्वीर है जब कंपनी में यह हादसा हुआ और प्लांट में धमाका हुआ। ये वेदांता पावर प्लांट की उस वक्त की तस्वीरें देख रहे हैं जब आप बॉयलर फट गया था, उसके बाद की तस्वीरें। बॉयलर फटने का मतलब है कि स्टीम निकलना, गर्म स्टीम, और जब गर्म स्टीम निकलेगी तो लोगों का क्या हाल करेगी आप अंदाजा लगाइए। ये वो तस्वीर है, अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं, चारों तरफ धुआं आपको नजर आ रहा है। और गर्म स्टीम में अगर कोई शख्स झुलसेगा उसका आप अंदाजा लगाइए, वहां बुरे हाल हो गए थे। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये तस्वीरें, लाशों के ढेर लग गए, लोग गर्म भाप से झुलस चुके थे। अब भैया आपको बताऊं ये पूरा हादसा हुआ कैसे, कुछ ऐसे। छत्तीसगढ़ के वेदांता थर्मल पावर प्लांट में भीषण हादसा हुआ। बॉयलर फटने से 24 मौतें हो गईं, जबकि कई की हालत गंभीर है। यह भीषण हादसा 14 अप्रैल को दोपहर करीब 2:30 बजे हुआ था, जब कंपनी के कर्मचारी दोपहर में खाना खा रहे थे। तभी अचानक धमाके के साथ बॉयलर की पाइपलाइन फट गई। 600 डिग्री सेल्सियस की खौलती भाप ने सबको अपनी चपेट में लिया जो आसपास मौजूद थे। 4 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 30 मजदूर घायल हो गए। कई मजदूर तो पूरी तरह से झुलस गए, 80 से 90% तक झुलस गए थे। और अब मौत का यह आंकड़ा 24 तक पहुंच गया है, यानी आंकड़ा मौत का बढ़ गया है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक भट्टी में ज्यादा ईंधन होने से दबाव बढ़ गया, जिससे बॉयलर में धमाका हुआ और इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। दावा है कि 1 घंटे में 2 गुना उत्पादन करने के लिए लोड बढ़ाया गया था। यह बढ़ोतरी कम समय में की गई, जिससे दबाव काफी बढ़ गया है। और फिर बॉयलर में धमाके के साथ उसकी स्टील पाइप फट गई। पाइपलाइन फटी तो खौलती भाप वहां मौजूद मजदूरों को झुलसा दिया उसने। इस मामले में वेदांता के मालिक समेत 10 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। कलेक्टर ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और 30 दिन में रिपोर्ट मांगी है।